हेलो एवरीवन, सभी को राम राम, नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है फिलहाल ये ट्रांसलेशन सीरीज का पहला लेक्चर है। तो एक काम करते हैं, अब तक जो कुछ भी आपने पढ़ा वो भी ठीक, जो नहीं पढ़ रखा वो भी ठीक। आज से फिलहाल हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसलेशन के नाम से। अब अक्सर देखा गया है ना कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, बट वो जब सेंटेंसेस हमारे एग्जाम में आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, पैराग्राफ आता है, PQRS कुछ भी आता है, तो होता क्या है कि जो उसकी कॉम्प्रहेंशन होती है ना, मतलब उसको समझना, सेंस समझना, वो ढंग से हम निकाल नहीं पाते। और ऐसा देखा गया है कि ट्रांसलेशन मतलब बेसिक बातें होती हैं, लेकिन फिर भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फंस जाता है। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं। ठीक, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जीरो से। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम थोड़ा वन बाय वन कर करके एक एडवांस कंसेप्ट को भी लेके इसमें आएंगे। तो शुरुआत करेंगे बेसिक से ही और फिर धीरे धीरे एडवांस भी लेके आएंगे। तो आइए, ट्रांसलेशन का जो बेसिक मान लीजिए, बिल्कुल बेस मानिए, शुरुआत मानिए, वो हम लेंगे शुरुआत में पढ़ना। देखो क्या, वर्ब। अब ये चीज समझ लेना भाई, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में लिखना हो तो उसको बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? ऑब्वियसली वर्ब है। चाहे सब्जेक्ट हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, आपका सेंटेंस बन जाएगा। ऑब्जेक्ट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस कभी नहीं बनेगा। तो वर्ब तो पक्का कंपलसरी है ही। अब दिक्कत क्या है, मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में वर्ब एक आ रही है, तो बेटा ध्यान रखना, वो कहलाएगी मेन वर्ब। अगर बाई चांस वर्ब दो आ रही हैं तो ये वाली कहलाएगी हेल्पिंग वर्ब, वो कहलाएगी मेन वर्ब। कंडीशन ये है कि दोनों को आपने किसी भी कंजंक्शन से जोड़ ना रखा हो। ठीक, इसके अलावा वो बाई चांस तीसरी वर्ब भी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, पहली भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी भी हेल्पिंग वर्ब है, तीसरी आपकी मेन वर्ब है। फिर बोल रहा हूँ, कंडीशन क्या है कि आपने इन तीनों वर्ब को किसी भी कंजंक्शन से जोड़ा ना हो। बात क्लियर है? तो कुल मिला के भाई, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे जरूरी जो एलिमेंट है वो हमारा वर्ब है। अब एक सेंटेंस में वर्ब एक हो, दो हो, तीन हो, इसकी गारंटी नहीं है, कितनी भी हो सकती है। बस ध्यान रखना, अगर केवल एक वर्ब आई तो वो मेन वर्ब है, दूसरी आई तो वो हेल्पिंग वर्ब है, तीसरी आई तो शुरू के दोनों हेल्पिंग और बाद की मेन वर्ब। तो यहां तो एक बात क्लियर है, क्या कि अगर सेंटेंस में वर्ब कंपलसरी है कि एक ना एक वर्ब तो होगी, और अगर एक ही वर्ब आ रही है तो बेटा वो कहलाएगी आपकी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तभी बनेगी जब पहले से वहां पर मेन वर्ब हो। तो मीन्स अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब ध्यान रखना कि भाई वहां पर पहले से मेन वर्ब होनी चाहिए, तभी आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। चलो, इतना तो क्लियर कि हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। जरा पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे दूं। देखिए, एक सेंटेंस देखो, मैंने कहा ही इज माई फ्रेंड, और दूसरा सेंटेंस है ही इज प्लेइंग विद माई फ्रेंड। देखिए, अभी जो हमने छोटी सी बात सीखी, पहले इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में वर्ब केवल एक ही है, इज। नीचे वाले सेंटेंस में दो वर्ब आ गई, इज और प्लेइंग। तो भाई हम जानते हैं जहां पे दो वर्ब आएगी, बाद वाली मेन वर्ब, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब। और ऐसा पढ़ते हुए आते हैं कि इज एम आर को हम हेल्पिंग वर्ब ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा ऊपर वाले सेंटेंस में ना इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं हेल्प करने के लिए, और किसकी हेल्प करेगी वो? मेन वर्ब। तो ये बात तो क्लियर है, किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो इसका मतलब पहले से वहां पर मेन वर्ब होनी चाहिए। अब इस सेंटेंस में कोई दूसरी वर्ब तो है नहीं, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये खुद में मेन वर्ब है, ये खुद में मेन वर्ब है। तो वही कह रहा हूं कि अगर किसी भी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब आ रही है तो वो कहलाती है मेन वर्ब, अगर दो आई हैं तभी बनेगी हेल्पिंग वर्ब, ये बात ध्यान रखना। चलिए, ये तो बात थी वर्ब के बारे में, समझ गए। और यहां से एक बात समझ में आ गई कि वर्ब का कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, और वर्ब ही सबसे जरूरी एलिमेंट है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आइए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं ट्रांसलेशन, सारा जो खेल है बेटा, वो हमारी वर्ब दो तरह की होती है, एक हमारी मेन वर्ब और एक होती है हमारी ऑक्सिलरीज, जिसको दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो दो तरह की वर्ब होती है, और ट्रांसलेशन में सारा जो खेल है बेटा वो इसका है, वो है हमारी ऑक्सिलरीज का, मीन्स हेल्पिंग वर्ब का। तो लेट्स सी, आज पहला लेक्चर है, शुरुआत कर लेते हैं। आज से हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ठीक। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ठीक है, आपके एडवांस कंसेप्ट इसमें आते रहेंगे।
देखिए अगर मैं पढ़ाऊं कि भाई ऑक्सिलरीज क्या होती है या हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, तो ये दो तरह की होती है बेटा, दो तरह की होती है। नंबर फर्स्ट कहलाएगी प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब प्राइमरी का मतलब जानते ही हो, मतलब प्राथमिक एक तरीके से बेसिक जो होती हैं, इसके अंदर तीन आती हैं, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। ध्यान रखना, इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई चीज प्राइमरी है तो बेटा एक बात तो क्लियर है कि वहां पे सेकेंडरी भी होगी, कोई दुनिया में कोई चीज सिंगल तो होती नहीं, तो सेकेंडरी ऑक्सिलरीज भी होती है। अब ये कौन सी होती है, ये कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मतलब कुल मिला के मॉडल्स, सारे के सारे मॉडल्स आपके सेकेंडरी ऑक्सिलरीज कहलाती है। तो सुनना, मैंने केवल चार नहीं लिखे हैं, सारा लिख दिया है कि ठीक है हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ये दो तरह की होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब सिंपल सी बात, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म। सेकेंडरी का मतलब समझिए आप, ये सारे के सारे मॉडल। तो आज फिलहाल हम पहले इनको कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम इनको कवर करेंगे। बात समझ में आई? तो पहले इसको कवर करेंगे। अब इसको कवर करने से पहले जरा एक बात और समझना। मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिया गो, अब इससे बनता है गोज, अगला वर्ड बनेगा वेंट, फिर बनेगा गोन और लास्ट में गोइंग। सुनिए, गो, गोज, वेंट, गोन, गोइंग। बेटा जो पहला वर्ड है ना, ये हमारा मेन वर्ड है। अब मेन का मतलब समझे, इसे हम बोलेंगे बेस फॉर्म। मेन का मतलब बेस होता है, ये हमारी बेस फॉर्म है। ध्यान रखना, जो हमारी बेस फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और वो प्लूरल होती है, उसको प्लूरल ट्रीट करते हैं, ठीक। और बाकी सारे जो वर्ड हैं ये बनाए गए हैं, किससे बनाए गए? गो से। तो असली वर्ड तो गो था हमारा, उससे बाकी सारे बने हैं। बेटा बनने को क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं डिराइव्ड फॉर्म। तो ये कहलाएगी डिराइव्ड फॉर्म, ऊपर वाला हमारा बेस फॉर्म और ये कहलाएगी डिराइव्ड फॉर्म। अब होता क्या है, जो इसमें पहला है गोज, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकिन सिमिलर होती है, ये बता रखना। तो एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है, और जनरली बच्चे गलती करते, बोलते 3 होती है, वो ध्यान से सुनते नहीं। हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूछी है, ना कि टोटल फॉर्म पूछी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा 2 होती है, एक आपकी बेस फॉर्म जो प्लूरल ट्रीट करते हैं, एक आपकी डिराइव्ड में से पहली जिसमें एस या ई एस लग गया, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। आइए, वेंट क्या है? ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कुल मिला के हमारी वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं। अब ये 4 फॉर्म कैसी है आपको दिखा दी मैंने। जनरली क्या होता है कि इसी तरह आपने सारी के सारी फॉर्म याद करी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अब चाहो तो प्ले ले लो, एक वर्ड प्ले, बड़ा ये आपका बेस फॉर्म कहलाएगा। और इस प्ले से आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हो, प्लेज, प्लेड, प्लेड और लास्ट में प्लेइंग, ये सब बनेंगे, आप जानते ही हो। अब ये सारे के सारे डिराइव्ड फॉर्म कहलाएंगे और पहला वाला हमारा बेस फॉर्म। ये सारी बातें पता होंगी, तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि लाइक कोई सी भी वर्ब हो उसको आप खुद ही कन्वर्ट कर सकते हो इन 4 फॉर्म के अंदर। अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो यही कहानी जरा इनके साथ भी लागू है। इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज बोलते हैं बेटा, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। कंफ्यूजिंग क्यों है, आइए समझते हैं। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है ना, पहली बात ये बिल्कुल शुरुआत करते हैं, बिल्कुल इनमें से शुरुआत इन्हीं से होती है, ठीक। शुरुआती वर्ब है, बेसिक है। दूसरी बात क्या है कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब तो होती है, लेकिन साथ साथ में ये मेन वर्ब भी होती है। और यहाँ ये कंफ्यूजिंग होती है, कहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ पे ये मेन वर्ब है, इसको समझना। मान लो मैंने एक सेंटेंस दिया, द मैन डज नॉट लाइक वर्क। और एक और देखो, द मैन डज हिज वर्क। तीसरा देखते हैं, द मैन
डज लाइक हिज वर्क। ये 3 सेंटेंस हैं। अब ये देख रहे हैं इन तीनों सेंटेंस में डज आखिर में है क्या। आइए, नॉट आ गया नेगेटिव, और ये रही मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है, डज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये बात तो क्लियर, बेसिक बातें पहले जानते होंगे। आगे आते हैं हिज वर्क। बेटा ये ऑब्जेक्ट हो गया कि वो आदमी करता है, क्या करता है, अपना काम करता है। तो डज क्या हो गया, हमारी मेन वर्ब हो गई। इसको हेल्पिंग वर्ब बोल नहीं सकते। अब ना बोलने के पीछे लॉजिक क्या है कि भाई हेल्पिंग वर्ब तभी बोलोगे जब पहले से वहां मेन वर्ब हो, और यहाँ कोई दूसरी वर्ब तो है नहीं, तो ये आपकी मेन वर्ब है। आगे आते हैं, ये जो डज है बेटा, देखो ये लाइक मेन वर्ब हो गई है, तो डज आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो कुल मिला के जो तीनों सेंटेंस है, इसमें पहले में डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बाद में मेन वर्ब है, तीसरे में फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब तीसरे सेंटेंस को लेकर कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। क्यों? हम सब ने पढ़ा कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है, उसमें डू डज का यूज तभी करते जब सेंटेंस आपका नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो। ना तो ये नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव है, फिर भी डज लगा दिया, बड़ा लगेगा। यही तो पढ़ना है हमें ट्रांसलेशन के अंदर सारी चीजें। ये भी सही है। अब कब लगता है, क्यों लगता है, बताएं, पढ़ाएंगे आगे, आज नहीं, फिलहाल कभी और बात करेंगे, ध्यान रखना। फिलहाल ये डज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। इतनी बात समझ आई, इसलिए इनको प्राइमरी बोलते हैं। तो ये आपको कंफ्यूज करेंगी। अब कंफ्यूजन ना हो, थोड़े पहले से कुछ फालतू पढ़ लेते हैं, थोड़ा बेस बना के चलते हैं। तो क्या है वो बेस, आइए समझते हैं। कि जिस तरीके से गो की 4 फॉर्म होती है बेटा, उसी तरीके से मान लीजिए बी को लेते हैं, तो बी हमारा कहलाता है बेस फॉर्म। अब इससे पहले बनता है इज, एम, आर, फिर बनेगा वॉज, वर, तीसरा बनता है बीन, और चौथा बनेगा बीइंग। ये 4 वर्ड बनते हैं इनसे, जिनको हम बोलते हैं क्या, डिराइव्ड फॉर्म। तो बात कर ले कि बी की फॉर्म क्या होती है, भाई बी की फॉर्म तो बेस फॉर्म तो कहलाती है बी, ये सारी होती है डिराइव्ड फॉर्म। अब जो पहली लाइन है इसे बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कुल मिला के यहाँ पे भी 4 फॉर्म हो गई है। ध्यान रखना, बी इकलौती ऐसी वर्ब है जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 3 ये रही और एक ये रही, 4 होती है। जिसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म 2 होती है, और कोई दूसरी फॉर्म ऐसे नहीं है। ठीक, तो आइए अब जरा यहां समझते हैं एक और कौन सा, हैव। बेटा हैव हमारी क्या है, ये बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म। अब इससे बना पहला हैज, दूसरा बनेगा हैड, तीसरा बनेगा हैड, और चौथा बन जाएगा हैविंग। तो कुल मिला के यहां भी 4 बन गए। इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड फॉर्म। बात समझ रहे हो? अब हैव क्या, तो बाय डिफॉल्ट पहले से ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है। बट जो हमारा हैज है ना, ये भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये सिंगुलर है, ये ध्यान रखना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 होती है। हैड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वाला हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कुल मिला के इनकी भी फॉर्म होती हैं। अब मैं ये फॉर्म बना क्यों रहा हूं, सिंपल सी बात, अगर किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब बेटा वो मेन वर्ब है। केवल मेन वर्ब की ही फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब की कभी नहीं होती। तो अगर हम क्या मानते हैं कि सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेन वर्ब भी होती है। हमने पढ़ा ना कि मेन वर्ब भी होती है, और तभी आपको कंफ्यूज करेंगी। तो पहले एक बार जरा इनकी फॉर्म पर नजर मान लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तीसरा रहेगा डू। देखो डू एक वर्ड है, इससे क्या बना, डज, फिर क्या बना, डिड, फिर क्या बना, डन, और लास्ट में डूइंग। अब ये चारों क्या है, ये चारों कहलाएंगे डिराइव्ड फॉर्म। तो ये क्या है, ये कहलाएगी बेस फॉर्म, जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल मानेंगे। बात क्लियर? अब जो डज है बेटा, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन कैसे, सिंगुलर। डिड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, डन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लीजिए, तो ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज कह रहा हूं इन तीनों वर्ड को, इसका मतलब समझना, ये तीनों की तीनों ये सारी बेटा ये हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, और साथ ही साथ ये हमारी मेन वर्ब भी होती हैं। इसलिए हमें कंफ्यूजन होता है, और अब इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो फिर बोल रहा हूं, पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जिसमें बी की फॉर्म आती है, हैव की फॉर्म आती है, और डू की फॉर्म आती है। अब इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी मानते हैं, इनको मानते हैं मेन वर्ब भी, डिपेंड करता है किस सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है।
जब ये अकेली होंगी तब तो ये मेन वर्ब है, और जब इनके साथ कोई दूसरा सेंटेंस लिखा गया, कोई दूसरी वर्ब आई होगी, तब ये हेल्पिंग वर्ब है। मैं आपको 2 एग्जांपल पहले दे चुका हूं, एक काम करो, एक तीसरा एग्जांपल और देखो। मैंने कहा ही हैज द बुक, और एक एग्जांपल बेटा और रखना, ही हैज लॉस्ट द बुक। लीजिए 2 सेंटेंस है। हम जानते हैं भाई नीचे वाले सेंटेंस में लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वह हेल्पिंग मेन वर्ब हो गई, और फिर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट टेंस है। लेकिन जो पहला सेंटेंस है उसमें केवल एक ही वर्ब आ रही है, तो बेटा ये क्या लाएगी, मेन वर्ब। और कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर है। तो कुल मिलाके में आप हर जगह हैज देखोगे, वो हर जगह हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब वही होगी जहां पहले से ऑलरेडी मेन वर्ब आ रही हो। बात समझ में आई? आई होप ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और इसको ऐसे ही आप नोट डाउन करना ताकि आपको कभी दोबारा रिवाइज करो तो मतलब आराम से समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे बी की फॉर्म, कल पढ़ेंगे हैव की फॉर्म, और परसों पढ़ेंगे डू की फॉर्म। तीनों फॉर्म पढ़ेंगे 3 दिन में, ठीक। फिर उसके बाद लेंगे सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। अब बी की फॉर्म क्या होती है बेटा, ये रही, तो इसको मिटाने वाला नहीं हूं, बल्कि बाकी साफ कर दूंगा मैं। चलिए बाकी जो भी डाउट हो आपको सेंटेंसेस वगैरह, तो हमारा ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, और वहां पर क्वेश्चन पूछिए आप जो पूछना आपको। एक तो ठंड में बोर्ड भी साफ ढंग से नहीं होता, चलो कोई नहीं बेटा, ये हमारी बी की फॉर्म है, तो मैं आई होप इसे मिटा दें तो बेहतर रहेगा, दोबारा लिखते हैं, ठीक। और जो बी की फॉर्म है ना, देखो ये चैप्टर हमारा है, इसका नाम है नॉन एक्शन। ये चैप्टर का नाम है जिसमें हम तीनों फॉर्म को पढ़ेंगे, नॉन एक्शन, खासकर बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म। बेटा होता है क्या है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बी की फॉर्म। बी की फॉर्म को डिस्कस करेंगे। अब बी की फॉर्म वही इज, एम, आर, ठीक, ये सारी फॉर्म एटसेट्रा चलता रहेगा, इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ले लेते हैं हम सबसे पहले 3 फॉर्म लेंगे। पहला फॉर्म इज, दूसरा एम, तीसरा आर। और इसके साथ साथ एक चीज और समझना, मान लो एक सेंटेंस लेता हूं, फर्स्ट वह दिल्ली से बाहर है, एक सेंटेंस है। आप पहले इसकी इंग्लिश कमेंट कीजिए, इंग्लिश क्या होगी, तो तुम आपको यहां पे समझाता हूं। हमारी जो बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, बड़ा ध्यान रखना, इसको हम किसी भी चीज का कलर, उस चीज की एज, उसकी लोकेशन, टेस्ट, या बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स मान लीजिए, फीचर्स मान लीजिए, किसी भी चीज के बेसिक फीचर्स जो होते हैं एटसेट्रा, इन सबको बताने के लिए यूज करते हैं बी की फॉर्म को। ध्यान रखना, किसी भी चीज का कलर, एज, लोकेशन, टेस्ट, बेसिक फीचर्स होते हैं, या इसी के अंदर आ जाएगा साइज, तो इन सबको बताना हो तो वहां पे हम बी की फॉर्म का यूज कर लेते हैं। अब होता है क्या, जब इज हमारा ये आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आता है आई के साथ, आर को यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब इनकी जो बेसिक हिंदी होती है वो है हूं और है, ये होती है, आप सभी जानते होंगे, और इतना बेसिक बात तो आई होप आपको पहले से आता होगा। अब वह दिल्ली से बाहर है, इसकी जो इंग्लिश बनाई आपने, ही इज आउट ऑफ दिल्ली। अब यहां किस चीज की बात हो रही है बेटा, उसकी लोकेशन की बात हो रही है कि वह दिल्ली से बाहर है, ही इज आउट ऑफ दिल्ली बन जाएगा। लेकिन एक चीज और देखना, मैं कह रहा हूं रोहन सुबह से, या रोहन कमरे में है, छोड़ो, रोहन अपने कमरे में है। बड़ा बनाइए इसको भी, रोहन इज इन हिज रूम, यही बनेगा ऑब्वियसली। अब मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं,
चेंज कर रहा हूं, मैंने तीसरा सेंटेंस लिया, वह 2 हफ्ते से दिल्ली से बाहर है। लीजिए, आपको ये देखना कि पहले सेंटेंस में तीसरे सेंटेंस में क्या डिफरेंस आ गया। ये बात हो रही है वह दिल्ली से बाहर है, ठीक। अब यहां बात कर रहे हैं वह 2 हफ्ते से दिल्ली से बाहर है। तो देखो बेटा, यहां पे ये लिखा गया 2 हफ्ते से, इसे हम बोलते हैं टाइम। बात समझ रहे हो? और टाइम के साथ में इस वर्ड को ध्यान देना, से। अब से प्रीपोजिशन है, सीन से फॉर लिखा आएगा। और अगर आप इसकी इंग्लिश बनाओगे, ही इज आउट ऑफ दिल्ली फॉर 2 वीक्स, तो बड़ा बधाई हो, ये गलत है आपका। अब ऐसा क्यों समझना, इस सेंटेंस में जनरली होता है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा रहा, हम इस पे फोकस करते हैं। दिल्ली से बाहर है, दिल्ली से बाहर है, तो बड़ा दोनों राइट है, पूरा राइट है। तो जो इंग्लिश यहां बनी वही इंग्लिश यहां बननी चाहिए। बस 2 हफ्ते से लिखाया, उसकी मीनिंग हमने लगा दी फॉर 2 वीक्स, सही होना चाहिए, लेकिन गलत हो गया। सुना कैसे? अगर किसी भी सेंटेंस में इज एम आर अकेला आ रहा है बेटा, तो सिंपल सी बात, ये हमारी क्या होगी, मेन वर्ब होगी। और अगर ये मेन वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ तो होगी। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इज एम आर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है डिराइव्ड। कुल मिला के हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये बनने वाला टेंस कौन सा हमारा, प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है। ये चीज समझना कि जो पहला सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है। अब हम क्या मानते हैं, जहां भी ताहे तिये लिखा आएगा बस उसी को इंडेफिनाइट टेंस मानेंगे। बेटा बहुत गलत चीज पढ़ रखी है आपने, ऐसा नहीं है। इंडेफिनाइट टेंस ताहे तिये से हटके भी है, इससे परे भी है। तो उस चीज को समझो कि इज एम आर अगर किसी भी सेंटेंस में अकेले आते हैं तो इनके साथ बनने वाला टेंस जो होगा वो प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस होगा। ये बात ध्यान रखना है। बात क्लियर? चलिए, अब रोहन अपने कमरे में है, देख रहे हैं यहाँ भी इज अकेला आ रहा है, तो बेटा ये भी आपका प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है, राइट है, क्योंकि इज यहाँ पे मेन वर्ब है। नीचे आते हैं, रोहन दिल्ली से बाहर है। अगर ये केवल वह दिल्ली से बाहर इतना होता तो सही था, प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है, हमने इज लगाया है, अकेला आ रहा है, मेन वर्ब है, इंडेफिनाइट टेंस है। लेकिन यहाँ पर हमने एक टाइम लगा दिया 2 हफ्ते से। अब बेटा चीज सुनना कि जो से लिखा था ना, और से के साथ कोई टाइम लिखा रहा है, 2 हफ्ते से, 2 दिन से, 2 साल से, 2 महीने से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, तो उस से का जो मतलब होता है बेटा, उस से की इंग्लिश सिंस या फॉर होती है। सिंस या फॉर, सिंस को यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, फॉर को यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए। अब इसके बारे में लेंगे शायद परसों या नर्सों क्लास लेंगे डीपली कि सिंस का लगाना है, फॉर का लगाना है। बस समझ जाना कि यहाँ सिंस का मतलब से है और फॉर का मतलब भी से है। वैसे फॉर की और भी मीनिंग होती है, लेकिन यहाँ फॉर का मतलब से है। इस चीज समझना कि सिंस का मतलब से, फॉर का मतलब से, और तब ये टाइम को लेके आएगा 2 हफ्ते से, 2 दिन से, 2 साल से, 2 महीने से, पढ़ा होगा आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। अब सेंस और फॉर में डिफरेंस के बाद की बात है, ये किसी और लेक्चर में हम कवर करेंगे। बस ध्यान रखना कि ये जो सेंस फॉर आएगा और टाइम लिखाएगा, तो बेटा इनके साथ बनने वाला टेंस हमारा बेसिकली प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होगा, या फिर और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ध्यान रखना, या तो वो परफेक्ट टेंस होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब इसका तो फिलहाल बी की फॉर्म को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पढ़ेंगे टेंस में भी, ठीक। तो इसलिए समझ जाना फिर यहाँ पे परफेक्ट टेंस बनना है। कुल मिला के शॉर्टकट में बोलूं कि जहां भी इज एम आर यूज करते हो, ठीक है, प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस कहलाता है। अगर उन सभी टेंसेस के अंदर ये लिखा गया, टाइम आ गया और सिंस फॉर लिखना पड़ जाए आपको, तो वहां पर इज एम आर गलत आता है। इसकी जगह इसको आप कन्वर्ट कर दोगे किसमें, हैज बीन और हैव बीन में। तो उसकी जगह इज एम आर की जगह आपको हैज बीन या हैव बीन लगाना पड़ेगा। अब जो हैज बीन है बेटा ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा, हैव बीन कहाँ आएगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा या आई के साथ आ जाएगा। ये बात समझना।
तो जो ये सेंटेंस था वह 2 हफ्ते से दिल्ली से बाहर है, ये गलत हो गया। और ध्यान रखना, अब ये बनने वाला टेंस हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस कहलाएगा। वो बात अलग है, आपने परफेक्ट टेंस की पहचान कुछ और पढ़ रखी, चुकी है कुछ ऐसा, बदतमीजी होती कुछ नहीं होती। यहाँ पे आओ, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, इज एम आर गलत मानना, उसकी जगह आपको हैज बीन हैव बीन लगाना पड़ेगा। ये बनने वाला टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होगा। ये परफेक्ट टेंस कैसे हो रहा है, वो इंडेफिनाइट टेंस कैसे पढ़ेंगे टेंस में एडवांस कंसेप्ट में, आज नहीं। आज बस आपको हिंदी सुधारनी है अपनी। तो वह 2 हफ्ते से दिल्ली से बाहर है, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? ही हैज बीन आउट ऑफ दिल्ली फॉर 2 वीक्स। लीजिए, ये हो गया राइट आंसर। अब करा क्या हमने, हैज और बीन, तो बीन बेटा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किसकी? इज एम आर की, बी की फॉर्म की। और ये हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बनने वाला वर्ब का परफेक्ट टेंस, हैज अब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट टेंस। तो सेम सेंटेंस है जो पहला था तीसरा था, बस हमने टाइम लगा दिया। टाइम आते समझ जाना इज एम आर गलत है, वहां पर हैज बीन हैव बीन लगाना है, अब बनने वाला टेंस परफेक्ट बन जाएगा। लेकिन 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 सस्पेंस अभी बाकी है भाई। आओ एक सेंटेंस देखो, क्वेश्चन 4, वह 2 हफ्ते के लिए दिल्ली से बाहर है। बेटा ये सेंटेंस देखो, वह 2 हफ्ते के लिए दिल्ली से बाहर है। क्या करा हमने, वह दिल्ली से बाहर है, वह दिल्ली से बाहर है, यहां 2 हफ्ते से और वह 2 हफ्ते के लिए। अब देख रहे टाइम तो यहां भी आ रहा है, लेकिन इसके साथ में के लिए लिखा गया। अब बेटा के लिए का मतलब अंत क्या था, फॉर होता है, और अभी हमने पढ़ा कि फॉर का मतलब से होता है, तो ये कंफ्यूज करेगा। जब भी फॉर का मतलब से तो इसके साथ हैज बीन हैव बीन लगाना, लेकिन जब फॉर का मतलब के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपका इज एम आर चल जाएगा। तो इज एम आर फॉर के साथ आता है, मना नहीं कर रहा, लेकिन उस समय फॉर का मतलब के लिए होना चाहिए। तो इसकी जो राइट इंग्लिश बनेगी अब, ही इज आउट ऑफ दिल्ली फॉर 2 वीक्स। और ध्यान से इस वाले सेंटेंस को कंपेयर कीजिए इस वाले सेंटेंस से, समझ जाओगे बिल्कुल सेम लिखा पड़ा है, बिल्कुल सेम लिखा, लेकिन हमने यहां इसको रॉन्ग माना और यहां राइट मान लिया। पता है क्यों? सारा खेल इस फॉर का है। अगर फॉर का मतलब के लिए तो इज एम आर राइट है, फॉर का मतलब से तो इज एम आर गलत है। आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी वन बाय वन, कि मैं क्या कहना चाहता हूं। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं कि बेटा इज एम आर जब भी हम पढ़ेंगे किसी भी सेंटेंस में, तो पहले ये चेक कर लो क्या इसके साथ में कोई दूसरी वर्ब आ रही है, नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, नहीं आ रही तो यही हमारी मेन वर्ब होगी। अब ये जहां भी हमारी मेन वर्ब होंगी तो सिंपल सी बात है, वहां पे इनके अलावा कोई दूसरी वर्ब तो होगी नहीं, तो यही कहलाएगी हमारी मेन वर्ब। अब बनने वाला टेंस होगा प्रेजेंट का इंडेफिनाइट। बात क्लियर? अब इसके साथ क्या होता है कि मान लीजिए उन्हीं सेंटेंसेस में हम टाइम लगाते हैं और टाइम के साथ एक प्रीपोजिशन यूज कर लेंगे। अब प्रीपोजिशन की हिंदी मैटर करती है कि कौन सी प्रीपोजिशन लगाओगे आप। अगर मान लीजिए से आ गया तो बेटा उस से की जो मीनिंग होगी सिंस या फॉर होगी। सिंस को यूज करते हैं पॉइंट को बताने के लिए, फॉर को यूज करते हैं ड्यूरेशन को बताने के लिए। अभी इनमें आपस में डिफरेंस है, कभी और पढ़ेंगे, आज नहीं। तो ध्यान रखना वहां पर इज एम आर गलत हो जाता है, उसकी जगह आपको हैज बीन या हैव बीन का यूज करना पड़ेगा। अब हैज बीन है सिंगुलर, हैव बीन प्लूरल और आई के साथ, और जो हिंदी इसकी है इज एम आर की हैं हूं हैं, वही हिंदी इसकी है हैं हूं हैं, वही हिंदी है। लेकिन एक बात हमने और देखी कि अगर मान लीजिए टाइम के साथ से लिखा नहीं आया बल्कि वहां पर के लिए लिखा आ गया तो ये भी राइट है। अब के लिए का मतलब फॉर होता है और से का मतलब भी फॉर होता है। बेटा के लिए के अर्थ में फॉर राइट होगा इज एम आर के साथ, बनने वाला टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनाइट ही होगा। लेकिन जब फॉर लिखा आ जाएगा तो बनने वाला टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होगा। इसका एग्जांपल देखो ये रहा, सबसे पहला एग्जांपल वह दिल्ली से बाहर है, ये हमारा कोई टाइम लिखा नहीं आ रहा, इज एम आर अकेला है, मेन वर्ब पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। हमने इसी में टाइम ऐड कर दिया नंबर थर्ड में, वह 2 हफ्ते से दिल्ली से बाहर है। अब टाइम के साथ आने वाले प्रीपोजिशन से का मतलब फॉर, तो फॉर के सेंस में से का मतलब इज एम आर गलत, तो इसलिए हमने इज एम आर गलत माना। राइट क्या होगा हमारा हैज बीन हैव बीन, यहाँ हैज बीन हैव बीन लगाना पड़ गया, ये हो गया राइट।
अब यहाँ जो फोर का मतलब बेटा है वो है से, बनने वाला टेंस कौन सा हो, परफेक्ट टेंस हो गया। ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इसी सेंटेंस थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, वह 2 हफ्ते के लिए दिल्ली से बाहर है, 2 हफ्ते के लिए। तो इस के लिए का मतलब बेटा, इसका मतलब भी फोर। अब हम जानते हैं फोर के सेंस में जब भी के लिए यूज करते हैं फोर को हम, तब वो इंडेफिनिट टेंस में आता है। और इस हमारा अकेला का मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ये राइट है, ये भी राइट है, ये गलत है, और यार तो राइट है। तो ये सारी बातें थी। आई होप ये पूरी बातें समझ में आई होंगी। बेसिक बातें हैं। अब बेटा एक काम करना, इस तरीके के 4-5 सेंटेंसेस जहां पर हैज बीन, हैव बीन, मतलब इस एमआर के साथ में भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, आप खुद ही कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। कम से कम 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, और उन 5 सेंटेंसेस को 3 तरीके से बनाने हैं। पहला नॉर्मल इज एमआर से, फिर हैज बीन, हैव बीन से, फिर वही सेंटेंस राइट होना चाहिए आपको फॉर लगाकर। तो ये तीनों, मतलब एक सेंटेंस तीनों तरीके से बनने चाहिए। एक ऐसे सेंटेंस ढूंढो आप जो तीनों तरीके से बने। देखते हैं कौन पहले कमेंट करता है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इस वीडियो के बाद में, जब भी आपका ये होमवर्क मान लो, कुछ ही मानो, ठीक। चलिए मैं आपको रिप्लाई वही करूंगा आपके कमेंट के अंदर ही। अब यहाँ पे आते हैं, अगर इतनी बात पूरी समझ में आ गई तो बड़ा यही सारा कुछ खेल था हमारा। एक बात जो यहाँ समझनी चाहिए हमें, क्या कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस, ये परफेक्ट टेंस है, दोनों में अंतर क्या है। हिंदी तो पढ़ ली, लॉजिक क्या है इनके पीछे, सेंस क्या है। तो बेटा सेंस के लिए एक चीज समझना, मैं इस क्वेश्चन में सेकंड मिटा रहा हूं। देखो मैं कह रहा हूं, ये मान लीजिए टाइम है, और ये हमारा प्रेजेंट है, और जो बीत गया पूरा ये हमारा पास्ट हो गया, जो आने वाला आगे ये पूरा फ्यूचर है, और आज हम यहाँ हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि वह दिल्ली से बाहर है, तो मतलब जिस समय बात बोली जा रही है उस समय वो कहां पर ये बात हो रही है। भाई जिस समय बात बोल रहे हैं उस समय दिल्ली से बाहर है, प्रेजेंट में वो दिल्ली से बाहर है। तीसरे सेंटेंस में आ जाऊं, वह 2 हफ्ते से दिल्ली से बाहर है, 2 हफ्ते से, तो इसका मतलब 2 हफ्ते पहले गया था और आज भी दिल्ली से बाहर है, अब तक वापस नहीं आया हुआ है। तो बेटा समझना, वो मान लो 2 हफ्ते पहले दिल्ली से बाहर गया था, तब से लेकर आज भी दिल्ली से बाहर है। तो यहां से लेकर यहां तक उसको दिल्ली से बाहर हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, और तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो गया है। चलिए लेकिन इस पे आते हैं, वह 2 हफ्ते के लिए दिल्ली से बाहर है। तो बेटा 2 हफ्ते के लिए, इसका मतलब क्या 2 हफ्ते बीत गए? नहीं, अगर से लिखा था तब 2 हफ्ते बीत गए। यहां बात हो रही है 2 हफ्ते के लिए, तो इसका मतलब आज तो दिल्ली से बाहर है, वो प्रेजेंट में आज तो बाहर है, और आगे भी बाहर रहेगा 2 हफ्ते के लिए। तो मान लो यहां पर 2 हफ्ते फिनिश हो रहे हैं, तो आज तो बाहर है और 2 हफ्ते के लिए वो रहेगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। तो जब भी फॉर लगाया आपने, सिंस फॉर यूज करा और उसका मतलब से होता है, तो बेटा समझ जाना वो आपका पास्ट टू प्रेजेंट होता है। पास्ट टू प्रेजेंट कि काम तो पास्ट में स्टार्ट हो गया था और तब से चलता हुआ आ रहा है और आज भी चल रहा है। वो 2 हफ्ते से दिल्ली से बाहर है, मतलब 2 हफ्ते पहले गया था और आज भी वापस नहीं आया, बल्कि आज भी दिल्ली से बाहर है। तो पास्ट टू प्रेजेंट ये होता है। लेकिन जब फॉर का मतलब के लिए बन जाए तो इसका मतलब प्रेजेंट टू फ्यूचर होता है कि वो 2 हफ्ते के लिए दिल्ली से बाहर है। इसका मतलब आज तो बाहर है ही वो, और आगे 2 हफ्ते और बाहर रहेगा। तो प्रेजेंट में काम तो चल ही रहा है और ये काम कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर तक। तो प्रेजेंट टू फ्यूचर ये कहलाता है के लिए के अर्थ में, और पास्ट टू प्रेजेंट ये कहलाता है से के अर्थ में। तो ये खेल है प्रीपोजिशन का, कि हिंदी में तो मीनिंग अलग है, इंग्लिश में सेम है, दोनों जगह फॉर लगाना है। तो सेंस में डिफरेंस क्या आया? सेंस में डिफरेंस मेरा ये आया, बात समझे। अब हमने जो एक सेंटेंस मिटाया था यहां पर, कौन सा? वो था कि वह अपने कमरे में है। आओ जरा उसको थोड़ा कुछ नया सीखते हैं उसमें। देखिए सेंटेंस 4 मैं कह रहा हूं, या 5th होगा, शायद 5th होगा, हाँ 5th होगा। वह अपने कमरे में है। दोबारा लिखते हैं उसके बाद, और एक और, वह सुबह से
अपने कमरे में है। देखिए बेटा, वह अपने कमरे में है, ही इज इन हिज रूम, ये बन जाएगा। अब सिंपल से बात है, कोई टाइम लिखा तो आ नहीं रहा, इज हमारा अकेला तो ये हमारी मेन वर्ब कहलाएगी। बनने वाला टेंस हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस होगा। चलो बात सही है। नीचे आते नीचे टाइम आ गया सुबह और से लिखा गया, अब इस से का मतलब सिंस होगा। अगर आपने बनाई इंग्लिश ही इज इन हिज रूम सिंस मॉर्निंग, सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग हो गया। तो बेटा एक बात जानता है कि सिंस के साथ हम इज एम आर यूज नहीं करते, ये बात तो क्लियर है कि सिंस के साथ हम इज एम आर यूज नहीं करते। तो क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ही हैज बीन इन हिज रूम सिंस मॉर्निंग, ये लगाना पड़ेगा। सो ही हैज बीन इन हिज रूम सिंस मॉर्निंग, अब ये राइट है। अब बीन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब बनने वाला टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस कहलाएगा। तो जो पढ़ाना आपने चुका है, चुकी है, ता है, ती है, बेटा देखो यहाँ भी ता है ती लिखा नहीं आ रहा, लेकिन प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है। यहाँ चुका है चुकी लिखा नहीं आ रहा, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। वो ये 6th क्लास की इंग्लिश पढ़ लेते हो आप, 6th 7th में ऐसे पढ़ते हैं, ता है ती रहा रही। आज बुढ़ापा आने कगार पे आ गए हो आप, लेकिन आज भी आपका तरीका वही है पढ़ने का, तो क्या फायदा। बात समझ रहे हो, कहने के लिए दाढ़ी मूछ निकल चुकी है आपकी, लेकिन मतलब समझदार बन चुके हो, लेकिन समझदारों वाली बात कीजिए आपसे तो समझ में नहीं आती आपको। तो ये तरीका चेंज करो, अब तो चेंज करो, और कब करोगे फिर आप, ठीक। तो कुल मिला के ये ध्यान रखना कि कब हम इसको इज एम आर को हैज बीन हैव बीन में चेंज कर रहे हैं। एक काफी मेरा फेवरेट तो नहीं, लेकिन हाँ काफी अच्छा सेंटेंस मेरे माइंड में है, मैं चाहता हूं इसका स्पीड में कमेंट कीजिए आप लाइव चैट के अंदर सभी। मैं 3 सेंटेंस लिख रहा हूं और आप बताना कि इनमें से कहां पर इज एम आर आना है, कहां पर हैज बीन हैव बीन आना है। सेंटेंस देखो, क्वेश्चन 7, वह मेरा दोस्त है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8, वह मेरा बचपन का दोस्त है, सुना होगा ना बचपन का प्यार, तो कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन 9, वह मेरा बचपन से दोस्त है। लो बेटा 3 सेंटेंस है और इन तीनों सेंटेंस का इंग्लिश चाहिए। वह मेरा दोस्त है, वह मेरा बचपन का दोस्त है, और वह मेरा बचपन से दोस्त है। देखो वह मेरा दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं, he is my friend, इज हमारा अकेला आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी मेन वर्ब हो गई। अगर ये मेन वर्ब तो हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो बढ़िया है। अब देखते हैं, वह मेरा बचपन का दोस्त है, तो बड़ा ध्यान से, वह मेरा दोस्त है और कैसा दोस्त है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, तो बचपन का। ध्यान रखना ये हमारा एडजेक्टिव है, किसका रिप्लाई, व्हाट काइंड ऑफ का। अब डेली क्लास होती है रात को 9:30 बजे, हम पीछे 4-5 लेक्चर ले चुके हैं फंडामेंटल के अंदर, उसमें कई बार मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश के अंदर जो भी रिप्लाई व्हाट काइंड ऑफ का होगा वो आपका एडजेक्टिव ही कहलाएगा। कई बार मैंने आपसे कहा है, वही खेलो भाई। तो वह मेरा बचपन का दोस्त है, कुल मिला के बचपन टाइम नहीं बेटा, यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्या बनेगा, ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। सुनोगा आपने, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, कैसा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। चाइल्डहुड काट के बेस्ट कर लेते हैं, तो बेस्ट का मतलब वही है, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, कैसा दोस्त है, बढ़िया है, बेस्ट है। तो वही खेल हमने खेल लिया, ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, कैसा दोस्त है, चाइल्डहुड, बचपन का दोस्त है। बात समझ रहे हो। नेक्स्ट आते हैं, वह मेरा बचपन से दोस्त है। अब देख रहे कि यहां से लिखा गया, और अगर आपने इसके इंग्लिश बनाई, ही इज माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, तो बेटा ये बदतमीजी हो जाएगी, कुल मिला के गलत होएगा ये। क्यों, सिंस के साथ कभी भी हम इज एम आर यूज नहीं करते, ये आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तो फिर बोल रहा हूं, ताहे तीये से ऊपर उठो, चुका है चुकी है से ऊपर उठो। ट्रांसलेशन के अंदर में यही सीखना कि छोटी छोटी बातें सीखनी है हमें कैसे भी, और यकीन मानना मजा आने वाला है।
आज तो बस पहला लेक्चर आपका, थोड़ी बेसिक बातें क्लियर हो जाए, आगे तो और मजा आने वाला आपको। ठीक, ये बारीकियां समझेंगे हम। पहला वाला आपका प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है, ये भी आपका प्रेजेंट का ही इंडेफिनाइट टेंस है। कैसा पता बेटा, इज हमारा अकेला आ रहा है और ये मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल राइट है। इस पे आ जाओ, ये प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस बन नहीं सकता क्योंकि सिंस फॉर आ गया है। कन्वर्ट करो परफेक्ट टेंस में, क्या बन जाएगा? ही हैज बीन माय फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। लो बेटा ये बनेगा, ही हैज बीन माय फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। अब क्या हो गया, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, कुल मिला के ये परफेक्ट टेंस बन गया और ये राइट है। तो ये तो राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है, लेकिन ये गलत है, ये बदतमीजी है। तो ये बारीकियां समझो, एक हल्का सा वर्ड आता है पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाता है, तो पूरी ग्रामर चेंज हो जाती है, पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो वही है, जज्बात बदल दिए गए। ठीक, जज्बात बदल गए आपके, जो भी होगा देख लेना कहाँ पे क्या चेंज आ रहा है। आओ शॉर्टकट में 2 मिनट के अंदर क्या रह गया वो पढ़ लेते हैं, बाकी फिर कर लेंगे लेक्चर आपका। तो भाई हमने क्या सीखा कि इज एम आर को कहाँ कन्वर्ट करना हमें? हैज बिन, हैव बिन में। कब? जब वहां पर से लिखा आएगा, टाइम लिखा आ जाएगा। लेकिन से लिखा नहीं आ रहा, टाइम लिखा नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार एक चीज और सुनना, मान लीजिए वॉज वर है, किसी भी सेंटेंस में अकेला लिखा आ रहा है, तो बेटा इसका मतलब था, थी और थे, ये होता है। था, थी, थे, ये लिखा आता है। चलिए अब सुनना, इसको यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ, लेकिन इसको यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये सारी बातें क्लियर होंगी। एक सेंटेंस देखो, वह बीमार था, तो बड़ा सिंपल बन जाएगा, ही वॉज सिक। अब ध्यान रखना, ये बनने वाला टेंस हमारा पास्ट का इंडेफिनाइट होता है। जिस तरीके से इज हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस था, ठीक उसी प्रकार वॉज वर अगर कहीं अकेला आ जाए तो बेटा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तब बोलते जब इसके साथ में कोई दूसरी वर्ब आती, ये तो मेन वर्ब है। तो कौन सी फॉर्म है? ध्यान दो, ये बी की सेकंड फॉर्म थी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहां पढ़ा था। ठीक, तो ये बी की सेकंड फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म है तो इंग्लिश में कौन से टेंस में सेकंड फॉर्म आती है? पास्ट का इंडेफिनाइट। ये पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस है। अब चाहे तुम्हारे दिमाग में हल्की से खुजली हो रही हो कि हाँ ता था ती थी कहाँ गया, तो बड़ा गलत तुमने पढ़ रखा है, हमारी गलती क्या, सुधारो अपने आप को। ये हमारा पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस है। लेकिन एक सेंटेंस और देखो, वह 2 हफ्ते से बीमार था, मान लीजिए ये सेंटेंस लेते हैं। तो देखो जो पहला सेंटेंस है वही हमारा दूसरा सेंटेंस है, फर्क क्या है? हमने टाइम डाल दिया 2 हफ्ते से, तो कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। He was sick for 2 weeks, बन गया। अब बेटा बधाई हो, ये बदतमीजी कहलाएगी, ये गलत है। क्यों गलत है? जिस तरीके से सेंस ऑफ फॉर की मीनिंग से होती है उसके साथ इज एम आर नहीं आता, ठीक उसी प्रकार सेंस ऑफ फॉर के साथ में पास्ट के अंदर भी वॉज वर्ड नहीं आएगा। क्योंकि इसको देखें तो ये हमारा पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस है, और इसको देखें तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि परफेक्ट टेंस बनना चाहिए। तो ना तो ये इंडेफिनाइट रहा ना ये परफेक्ट। कन्वर्ट कर दो तो ये कन्वर्ट होगा, ही हैड बीन सिक फॉर 2 वीक्स। बड़ा ये बनेगा, ही हैड बीन सिक फॉर 2 वीक्स। अब यहाँ हैज हैव नहीं है, हैड है, तो ये समझना। इज एम आर को चेंज करते हैं हैज बीन हैव बीन में। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए इन वॉज वर्ग के साथ में सिंस या फॉर लिखा आ गया और उसका मतलब से निकल गया, तो बेटा वॉज वर्ग गलत, उसकी जगह आप यूज करोगे हैड बीन। अब बनने वाला टेंस आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन यहां बनने वाला टेंस कैसा है? पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस है। तो ये बेसिक बातें हैं, इनको समझना आप। आई होप यहां तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक काम करना, एक सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, उसकी इंग्लिश क्या होगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आफ्टर द वीडियो। जब वीडियो फिनिश हो जाएगी उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक। सेंटेंस क्या है? क्योंकि देखो जो सेंटेंस पूछ रहा हूं मैं वही सेंटेंस
अगली वीडियो में लूँगा। तो वो कंसेप्ट है, पहले आप आंसर कीजिए कि आपका आंसर राइट आता है नहीं आता है। लगता नहीं आएगा तो ठीक है, थोड़ा और डीपली लेंगे। तो आपको कितनी नॉलेज है उस कंसेप्ट के बारे में पहले मैं जज कर लूँ, तब पढ़ाऊँ, बेटर रहेगा। बड़ा सेंटेंस ये है कि हमारे गांव में पिछले 5 साल से, फिर सुनना, हमारे गांव में पिछले 5 साल से लाइट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं है। हमारे गांव में पिछले 5 साल से बिजली नहीं है। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, गूगल का यूज मत करना, चाहे गलत हो जाए खुद ही कमेंट करना अपने तरीके से। लेट्स सी, खेलिए फिर आप सेंटेंसेस बनाइए अपने आप। यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी, इनको लिखो, समझो, बनाइए सेंटेंस। और कुछ होमवर्क दिया था मैं बीच में वीडियो के, उससे भी कंप्लीट करना आप। बाकी जो भी डाउट्स वगैरह होंगे आप पूछते रहना कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत है, बाय।